Hello everyone, I am Aditya, your educator. Welcome you to my channel Crack It with Aditya. आज हम लोग करने वाले हैं CBSE क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 डेट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट में बनाया है। पहला पार्ट मैं आज अपलोड कर रहा हूं, अगला पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा। पहला पार्ट अराउंड 30 to 40 मिनट्स का होगा और अगला पार्ट अराउंड 20 to 30 मिनट्स का होगा। तो मैंने इसको चाहता तो इसको एक पार्ट में भी कंपाइल कर सकता था, लेकिन मैंने इसको दो पार्ट में इसलिए बनाया ताकि आप इस वीडियो को देखो तो आपको ये पूरी चीज़ें याद हो जाए, आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें ताकि आपकी अंदर की जो चीज़ें हैं, आप जो इस वीडियो को देखना, जो आपका मोटिव है इस वीडियो को देखने का, वो आपका पूरा हो जाए और आपको ये चैप्टर दिमाग में आपके कॉपी हो जाए, कार्बन कॉपी हो जाए। केमिस्ट्री करने जा रहे हो तो कार्बन कॉपी हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिकमेंड करें, क्योंकि ये चैनल मेरा है, आपका नहीं, ये चैनल हमारा है और वीडियो जितने होते हैं सारे मैं आपके लिए डालता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले व्हाट इज पीरियोडिक, पीरियोडिक होता क्या है, पीरियोडिक होता क्या, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक होता क्या है। तो पीरियोडिक इज जस्ट लाइक अ बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। Just like Bible is more important for Christianity, same with Gita is important for Hinduism and Quran is important for Islam and Guru Granth Sahib is important for Sikhs. सेम लाइक पीरियोडिक इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। तो समझ लो इतना ज़्यादा पीरियोडिक का इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के लिए कि बिना इसके हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखता हूं कि अभी तक अराउंड 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। अराउंड अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब जिसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो एल्युमिनियम, बोरोन, कार्बन, ये तीनों गोल्ड हो गया। तो अगर आपको किसी भी एलिमेंट के बारे में जानना है या फिर मान लो एलिमेंट्स के बारे में जानना है तो आपको सारे के सारे एलिमेंट्स के बारे में जानना होगा, दैट इज 118, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा चीज़ों को समझना। मतलब कि समझ लो आपकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, सबके बारे में याद करना, रट्टा मारना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हमें जरूरत है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अब जैसे इसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मान लो निकल, कोबाल्ट या आयरन, ये तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटीज हैं? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके जरूर लिखें, और जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूं कि ये दीज थ्री एलिमेंट्स वेयर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। आप लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा कि ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये इनको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। तो अब मान लो कि अगर आपने निकल के बारे में जान लिया तो आप कोबाल्ट और आयरन दोनों के बारे में जान लोगे। तो ये सिमिलैरिटीज हैं, इसीलिए हमको जरूरत होती है इनको अलग अलग एक सिमिलर ग्रुप्स में बांधने के लिए। जैसा कि मैं आपको लिख ही रखा हूं, आप लोग देखोगे कि एवरी एलिमेंट्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, एवरी एलिमेंट्स हैव देयर ओन प्रॉपर्टीज, बट सिमिलर एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। लेकिन सारे एलिमेंट्स जो होते हैं सबकी एक अलग अपनी एक अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। ऑब्वियस सी बात है, सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तभी वो डिफरेंट है। अगर सेम हो जाएगा तो डिफरेंट कैसे होगा, तब तो सेम ही हो जाएगा। अगर मान लो कोई एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल गोल्ड की तरह है, बिल्कुल डिट्टो कार्बन कॉपी गोल्ड की तरह है, तो गोल्ड ही होगा ना, कोई दूसरा थोड़ी होगा, फिर उसका नाम दूसरा हम क्यों रखेंगे। लेकिन सिमिलैरिटीज होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया निकल, कोबाल्ट और आयरन, इन तीनों में सिमिलैरिटीज ये है कि ये तीनों जो है अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो उन तीनों को क्लासिफिकेशन करना, उनके अरेंजमेंट, उनको अरेंज करना, और कैसे हम उसको अरेंज करेंगे, क्या उसकी हिस्ट्री थी, कहां से अरेंजमेंट शुरू हुआ, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। अब इसको ज्यादा डिफाइन करने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। आप लोग का फेवरेट, आप लोग सब यहाँ पे जरूर गए होंगे, इसकी गारंटी मैं करता हूँ। रुक जाओ, मैं इमेज दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप जितने हैं सब लोग गए होंगे, गए हो यहाँ पे, बताओ सब लोग गए होंगे। कोई झूठ मत बोलना कि सर मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, सब लोग गए होंगे। क्या है ये हमारा? ये है हमारा ग्रोसरी शॉप। तो ग्रोसरी शॉप में आप लोग देखो, या राशन शॉप, फॉर्चून शॉप, जो भी कह लो, यहाँ आप देखो कि जितने भी, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक जो है, देख लो कोल्ड ड्रिंक दिख रहा है आपको। कोल्ड ड्रिंक जो है, कलर में चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। कोल्ड ड्रिंक जो है, ये कोल्ड ड्रिंक जो आपका दिख रहा है, ये सारे कोल्ड ड्रिंक जो है एक जगह है, दिख रहा है, सारे कोल्ड ड्रिंक एक जगह है। भले ही डिफरेंट डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक है, जैसे कोका कोला है, ये कोक है, ये मिरिंडा है, ये आपका माउंटेन ड्यू है, तरह तरह की कोल्ड ड्रिंक है, बाजू में फ्रूटी भी है अपना। तो इस तरह के जो कोल्ड ड्रिंक है ये आपको हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन सबको एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट में रखा गया एक जगह, ताकि आप दुकान पे जाओ तो आपको चीज़ें जो होती है आसानी से मिल जाए। अगर आप दुकान पे तो बोलते हो कि भाई मुझे कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला दे दो, तो आता है और इस वाले कोल्ड ड्रिंक सेक्शन में आता है और यहाँ से उठा करके आपकी चॉइस का कोल्ड ड्रिंक आपको देता है। वैसे ही आप देख लो, चॉकलेट्स एक जगह रखे हुए हैं,
यहाँ पे आप देख लो कि सारे जो मेडिसिन वगैरह या फिर हॉर्लिक्स वगैरह एक जगह रखी हुई है, यहाँ आपके सारे बिस्किट्स एक जगह रखे हुए हैं। तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो जस्ट लाइक आप राशन शॉप से कंपेयर कर सकते हो पीरियोडिक टेबल का, कि जो भी सिमिलर चीज़ें हैं भले ही वो अलग अलग है, जैसे बिस्किट्स भी अलग अलग कंपनी की हैं, हमारे एलिमेंट्स भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए, लेकिन एट द एंड वो क्या है, एक सिमिलर है। जैसे यहाँ पे बिस्किट्स अलग अलग है या कोल्ड ड्रिंक अलग अलग है, लेकिन एट द एंड दे आर कोल्ड ड्रिंक और दे आर बिस्किट्स। तो उनको अरेंज करने से चीज़ें जो क्या होती है उसके बारे में जानने के लिए, जैसे दुकान में हम कुछ चीज़ लेने जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाती है, वैसे ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब हम उस एलिमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो पार्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानने में हमें आसानी हो जाती है। दैट्स वाई वी नीड टू क्लासीफाई पीरियोडिक, दैट्स वाई हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन एज बाइबल ऑफ केमिस्ट्री। आगे बात समझ में, ये पूछा गया सीबीएसई में क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स। तो इसके बारे में आप जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझ गए हो, इसको अपने शब्दों में लिख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ दिए गए नंबर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9891212549, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल रखा हूँ, तो आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे शुरुआत हुआ। तो स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसको डिफाइन करने के लिए। मतलब कि आप समझ लो इतने सारे साइंटिस्ट आए कि उनको डिफाइन, लेकिन कुछ स्पेशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पीरियोडिक टेबल को सजाने का एक अच्छा दिया, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले भाई कौन से साइंटिस्ट आए उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं वो थे हमारे डेबोनार्ड ट्रेड, ठीक है, डेबोनार्ड साहब थे, ठीक है। उन्होंने बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट लिया इसको चीज़ों को क्लासिफाई करने का। तो डेबोनार्ड ट्राइड्स इसको कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है सर इसको डेबोनार्ड ट्राइड्स क्यों कहा जाता है, कि मैं आपको बताता हूँ। ट्राइड्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ थ्री। अब सर थ्री क्या है, तो थोड़ा सा सब्र रखो, देखो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया पहले इसको समझ लो। ये कब आए थे, तो 1829 में ये चीज़ों को लेकर के आए थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, और तब तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तब तक सिर्फ 13 एलिमेंट डिस्कवर हो सके, सिर्फ 30। आज हमारे 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन तब तक 30 एलिमेंट्स सिर्फ डिस्कवर हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सा क्या किया कि इन्होंने एक ग्रुप बनाया, देख रहे होगे आप ग्रुप को, ठीक। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया ट्राइड्स, देखो ट्राइड 1, ट्राइड 2, ट्राइड 3, तीन ग्रुप बना दिया। ट्राइड बेसिकली ग्रुप्स। इन्होंने तीन एलिमेंट्स को लिखे, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर यहाँ लिखा कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम, फिर यहाँ पे लिखा क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये तीन तीन करके इन्होंने लिख दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने लिखा तो कुछ पैटर्न होगा, या ऐसे थोड़ी कर दिया कि जैसे मान लो आयोडीन यहाँ पे है तो आयोडीन यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया, या कैल्शियम यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया। इन्होंने कुछ एक सिमिलर पैटर्न पे इनको सजाया, तभी तो इसके बारे में हम जानते हैं, नहीं तो हम कुछ भी इधर उधर लिख देंगे, कैसे हम क्यों पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्होंने कुछ सिमिलर किया, तो इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या थी उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कि ये तीन जो थे एल्कली मेटल थे, ये आपको एल्कलाइन अर्थेन मेटल थे, ये आपके हेलोजन मेटल्स थे। ऑल दो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि ये एल्कलाइन, ये अल्कलाइन या हेलोजन थे। इनके बीच में जो सिमिलैरिटी हमें क्लास 10वीं में पढ़नी है वो है अर्थमेटिक मीन के बारे में। अब सवाल ये उठता है सर अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो देख लो आप, इसमें एक पैटर्न है। जैसे आप देखो कि लिथियम 1 और 3, 1 जो इसको इन्होंने ऐसे सजाया कि 1 जो होगा सबसे ऊपर जो होगा वो हमारा होगा लीस्ट एटॉमिक मास का, जैसे लिथियम का 7 है, और जो सबसे नीचे वाला थर्ड होगा, थर्ड वाला होगा दैट इज हाईएस्ट एटॉमिक मास, ये होगा हमारा हाईएस्ट एटॉमिक मास। इस तरह से सजाया। और अर्थमेटिक मीन का उन्होंने फंक्शन क्या दिया कि इन अ ट्रेट एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास है, उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू सेकेंड और ऑलमोस्ट इक्वल टू सेकेंड। मतलब कि जरूरी नहीं कि एक्चुअली में सेकेंड के बराबर आएगा, जैसे कि हम करके ही देखते हैं, जैसे 7 और 39, इन दो अगर हम एड ऑन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 46 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 23, और 23 बीच में है सोडियम का, बिल्कुल है सर। वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पे क्लोरीन और आयोडीन, तो इन दोनों का 35.5 और 127 को अगर हम करते हैं, 30.55 क्लोरीन का होता है, आयोडीन का 127 होता है, ठीक है। तो आप सबने रखा हो, हालांकि इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझ लो, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इन दोनों का ऐड ऑन करते डिवाइडेड बाई 2 करते हो दैट इज 81.25 आता है। तो जबकि ये ब्रोमीन का 80 है, तो जरूरी नहीं कि इक्वल आ रहा है, बट ऑलमोस्ट इक्वल तो आ रहा है ना भाई। ये समझ लो, आज की तरह समझने की कोशिश मत करना, ये 1829 का दौर चल रहा है, उस टाइम ऑलमोस्ट भी बहुत कुछ होता था, ऑलमोस्ट भी बहुत मोस्ट होता था, समझ लेना इस चीज़ को। कभी ये मत समझना कि सर ये 2020 में तो 0.0001 से भी चीज़ें बहुत सारी बदल जाती है, केमिकल इक्वेशन बदल जाते हैं, लेकिन ये दौर चल रहा है 1829 का, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत ही बड़ी चीज़ थी, बहुत ही बड़ी खोज थी इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक। तो अब देख लो, अब ये चीज़ हो गया। तो
यही मैंने बताया कि इन अ ट्रेड एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू सेकेंड। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होगी, लिमिटेशंस यानी कि डिमेरिट्स होंगी। ऑब्वियस सी बात है, डिमेरिट्स थी तभी तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। और एक आध डिमेरिट्स तो मैंने और आपने अभी खुद डिस्कस किया। क्या डिमेरिट्स था कि ऑलमोस्ट वाली चीज़ थी, एक्यूरेट तो नहीं हो रही थी। पहली लिमिटेशन क्या थी कि इस वाले में सिर्फ 9 एलिमेंट्स इन्होंने क्लासिफाइड किया। मैंने आपको बताया 3 का 3 ग्रुप इन्होंने बनाया और सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, जबकि मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है कि उस टाइम तक 30 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। बाकी जो रेस्ट ऑफ 21 एलिमेंट्स थे उनका इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो ये इनके डिमेरिट्स हो गए, 2 डिमेरिट्स। बेसिकली तीसरा यही है कि ऑलमोस्ट अर्थमेटिक मीन से ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा था बट एक्यूरेट हर जगह नहीं हो रही थी चीज़ें, तो ये तीसरा डिमेरिट्स भी ये हो गया। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है मेरिट डिमेरिट्स, तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान से समझ लेना, फीचर्स मेरिट डिमेरिट्स को। अब इसके बाद भाई साहब हमारे आते हैं दूसरे वाले, इनका भाई फेल हो गया। अब आते हैं हमारे दूसरे वाले भाई साहब। कौन थे दूसरे वाले भाई साहब? तो हमारे थे न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने इसको एक अप्रोच किया। न्यूलैंड्स कब आते हैं? तो 1866 में आते हैं। और 1866 तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? तो 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। इसका मैंने आखिरी में ट्रिक भी आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमेंट्स को आप याद करो कि न्यूलैंड्स के टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, या फिर आपका डेबोनार के टाइम कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। आगे जब हम मेंडलीव पढ़ेंगे तो उस टाइम तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आप कैसे याद करोगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है याद करने में। तो उसका मैंने एक ट्रिक छोटा सा बनाया है जो कि मैं मेनलिस्ट पढ़ाऊंगा, उसके साथ ही साथ आपको पढ़ा दूंगा इसी वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स के बारे में। तो न्यूलैंड भाई साहब ने क्या किया कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इन्होंने क्या किया 1866 तक 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया एटॉमिक मास का यूज किया। ठीक, एटॉमिक मास का इन्होंने यूज किया और लीस्ट एटॉमिक मास यानी कि जो सबसे कम एटॉमिक मास जैसे हाइड्रोजन है उसको इन्होंने पहले लिख दिया और उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने आगे बढ़ाते बढ़ाते चले गए। मैं अभी इनका पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा मैप में, मैंने गूगल से किया है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा उतने अच्छे से, तो मैं इसको गूगल से किया हूँ, आपको मैं अभी दिखाऊंगा तो आपकी चीज़ें जो होंगी क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जैसे देखो मैं दिखा रहा हूँ अभी आपको न्यूलैंड्स का एटॉमिक मास, देख लो एक बार, देख लो 2-3 बार मैप से दिखाने की कोशिश। ये देखो ये है हमारे न्यूलैंड्स का एटॉमिक मास। देखो इसमें क्या किया कि हाइड्रोजन इन्होंने किया। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीज़ें देख लो। इसमें क्या किया इन्होंने हाइड्रोजन 7 रॉच किए, 1 2 3 4 5 6 7 रॉच किए। इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि हमारे हाइड्रोजन को कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को सबसे पहले यहाँ पे कर दिया, दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ रुक जाओ एक मिनट, इसको यहाँ कर देता हूँ। हाँ देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पे किया। अब इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इसमें क्या सिमिलैरिटी थी, इसके क्या फीचर्स थे, तो देखो ये जो हाइड्रोजन है इन्होंने इस फीचर में किया कि ये जो हाइड्रोजन है ये जो होगा पहला, जैसे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7, जो 8th एलिमेंट होगा इस तरह से इन्होंने अरेंज किया। जो 8th एलिमेंट दैट इज एफ, जो हमारा 8th एलिमेंट है दैट इज एफ, ये सिमिलर होगा हाइड्रोजन के। और फिर यहां से हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्लोरीन निकला, तो क्लोरीन सिमिलर हो जाएगा एफ के। तो बेसिकली इनका ये टर्मिनोलॉजी था कि जितने भी एलिमेंट होंगे वो 8th एलिमेंट से, अगर हम काउंट करें इस सीरीज में इन्होंने सीक्वेंस किया कि 8th एलिमेंट से वो सिमिलर होंगे, 8th एलिमेंट से वो सिमिलर होंगे। ठीक है, इनका इसका पार्टिकुलर स्टेटमेंट आप देखना चाहो तो स्टेटमेंट मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ये भी मैंने लिख रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोगों के लिए। देखो ये रहा कि इसका क्या स्टेटमेंट है, इफ elements are arranged by the increasing atomic number, property of every 8 element यानी कि जो 8वां एलिमेंट है उसका सिमिलर होगा किससे, पहले वाले एलिमेंट से। ठीक है, इसको हम लोग न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है 2 नंबर का, हर 2 साल 3 साल पे एक बार सीबीएसई में पूछ देता है 10वीं क्लास में। तो दिस इज अ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब इसके बारे में एक फैक्ट भी मैं आप लोग को बताता हूं। इसको हम लोग कंपेयर करते हैं म्यूजिक से, म्यूजिकल सिस्टम से। आप सबने बचपन में सुना ही होगा या अभी भी सुने ही होंगे, सा रे गा मा प ध नी सा, देखा रखा होगा यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ क्या सा रे गा मा प ध नी सा, देख लो सा से शुरू हो रहा है और 8वां नोट जो है वो सा पे एंड हो रहा है। तो सेम लाइक यहाँ पे भी थी कि चीजें जो शुरू हो रही थी वो आकर के वहीं पे खत्म हो जा रही थी। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूं मैप, ताकि आपकी चीजें जो बची खुची फीचर्स है इसके बारे में आप लोग की एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार देख लो मैप फिर से। मैप देखने से क्या होती है, चीजें जो हमारी चीजें हैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मैप देख लो। जैसे ये देखो, जो इमेज को इधर कर दूं, अब देखो इसमें क्या हो रही है कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, जैसे मान लो ये है हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th एलिमेंट जो है ये फर्स्ट का रिपीट करेगा। वैसे ही फिर से करो 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये 8th एलिमेंट है ये इसका रिपीट करेगा। तो इस तरह की सीरीज इन्होंने निकाल दी। अब इसका पीरियोडिक टेबल सब लोग ध्यान से देखो। आप लोग इसमें कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है?
बताओ, लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो वीडियो को पॉज करके, नहीं लग रहा है तो मैं बता देता हूँ क्या नहीं लग रहा है। अब देखो एक ही सेल में यानी कि एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो बेसिकली जो कि अटपटा सा ऑब्वियस सी बात है, एक जगह पे एक एलिमेंट होगा, वहाँ पे दो दो हमने डाल दिया। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो भाई, बेवकूफ़ बना रहे हो क्या हमें, है? तो ये अटपटा सा, ये इसकी लिमिटेशन एक हो जाएगी। एक लिमिटेशन ये भी, जो एक लिमिटेशन हमने यहाँ पे भी कर लिया, ठीक है। अब फीचर्स आप लोगों ने समझ लिया, तो लिमिटेशन एक हमने यहाँ पे डिस्कस कर भी लिया। तो आगे की जो लिमिटेशन है वो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, वो यहीं पे डिस्कस हो जाएगी। देखो क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन, सबसे पहली लिमिटेशन इसकी क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज ओनली अप टू द कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ही जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी रिपीट नहीं हो रही है। कैल्शियम के बाद जो प्रॉपर्टीज, ये जो मैंने बताया कि पहला एलिमेंट जो होगा वो 8वें एलिमेंट से बराबर होगा। ये जो रिपोर्ट है कैल्शियम, कैल्शियम ढूंढो, कहाँ है कैल्शियम, कैल्शियम का ढूंढो, ये रहा कैल्शियम। तो सिर्फ यहीं तक रिपीटेशन हो रही है, इसके बाद भाई लिमिटेशन खत्म हो जा रही है। ये इसका रिपीटेशन नहीं है, इसका नहीं है, मतलब यहां तक तो सही चल रहा है। ये जो लाइन है आपका, ये तो सही चल रहा है, यहां तक तो सही आ रही है। लेकिन कैल्शियम के बाद जो है लिमिटेशन, ये रिपीटेशन जो है इसका ऑक्टेव वाला, ये नहीं चल रहा है। तो इसकी पहली लिमिटेशन हो गई, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रही होगी चीज़ें कि क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, ठीक है, क्या वजह थी जिसके कारण को रिजेक्ट किया गया। तो पहली लिमिटेशन ये हो गई। दो लिमिटेशन तो हमने अभी डिस्कस कर दिया। इसके अलावा मैंने आप लोग को जैसा बता रखा है कि 1866 तक सिर्फ 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। तो इन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स की ही बात की है। लेकिन ये वो दौर था 1866 का, जिस दौर में हर साल कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट जरूर डिस्कवर हो रहे थे। तो इन्होंने फ्यूचर के बारे में कुछ भी बात नहीं किया कि भाई फ्यूचर में अगर एलिमेंट आएंगे तो उनके लिए जगह कहाँ रहेंगे, उनको कहाँ सजाएंगे। आज की तो इन्होंने बात कर दी, लेकिन भविष्य यानी फ्यूचर के में जो एलिमेंट्स आएंगे उनको कहाँ रखेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो एक लिमिटेशन की ये हो जाएगी। दूसरी बात, जो अटपटी चीज हमने आपने नोटिस की थी थोड़ी देर पहले, दैट इज एक ही जगह पे दो दो एलिमेंट है, वो भी एक लिमिटेशन है। ये प्रैक्टिकल सी चीज है, एक जगह पे दो एलिमेंट कैसे हो सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि कोबाल्ट और निकल एट मेनी प्लेसेस, कोबाल्ट और निकल जैसे मैंने एग्जांपल वहां पे आप लोग दिखाया भी था। तो एट मेनी प्लेसेस टू एलिमेंट्स वेयर पुट इन अ सिंगल स्लॉट विच इज नॉट, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यार, एक जगह पे कैसे डाल सकते हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि आयरन हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू निकल एंड कोबाल्ट हैव वेरी फार फ्रॉम देयर। मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि आयरन जो है जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है किससे, कोबाल्ट और निकल से। क्या सिमिलर है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लास के ही कि दे ऑल थ्री एलिमेंट्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो यहाँ पे देखो इन तीनों कितनी दूरी पे है, देखो Fe यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे ये Fe है और यहाँ पे तुम्हारा कोबाल्ट और निकल है। अब आप बोलोगे सर बाजू में ही तो है, नहीं, ये हमेशा वहां से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की दूरी, अगर यूनिट, अगर हम इसको 8 माने, यूनिट माने, इसको हम 1 2 को यूनिट मांगे तो 8 यूनिट की दूरी पे है। ऐसा नहीं है, पीरियड टेबल ऐसे नहीं चल रहा है, पीरियड टेबल आपका ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो कायदे से 8 यूनिट की दूरी है, जबकि Fe यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस सारी की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है। उसके बावजूद भी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरी है। तो ये हमारा हो गया न्यूलैंड्स ऑक्टेव, ठीक है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव हो गया। आप कमेंट बॉक्स में एक मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप न्यूलैंड्स के फीचर्स दो मेरिट और दो डिमेरिट्स कमेंट बॉक्स में आप वीडियो पॉज करके लिखना, या फिर पूरा वीडियो क्लास देखने के बाद लिखना, लेकिन लिखना जरूर। इससे क्या होगी कि आपकी चीज़ें जो है अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप जिस चीज़ को लिख देते हो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो ये थे हमारे लिमिटेशन, इसका लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लिमिटेशन को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं क्या चीज़ की, तो मेंडलीव्स की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं भाई किसकी, मेंडलीव्स की। मेंडलीव्स का भाई मैं वैसे बहुत बड़ा फैन हूँ। मेंडलीव्स बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे। क्यों थे, क्या वजह थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो समझो, मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल था, यानी मेंडलीव जो है बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट, इनका जो पीरियोडिक टेबल था उस टाइम कब लाए, 1869 में, और उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। ये फ्यूचर तक देख लिए थे कि भाई फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, लेकिन कई लोग तो इनको जादूगर उस टाइम के लोग कहते थे, लेकिन बात ये थी कि ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने साइंस के हिसाब से स्पेस छोड़ दिया था, चीज़ों को छोड़ दिया था, बोला था फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट आएंगे, डिस्कवर होंगे, वो डिस्कवर होंगे। अब कई के मन में सवाल हो सकता है सर ये खुद क्यों नहीं डिस्कवर कर देते। तो ये खुद इसलिए नहीं डिस्कवर कर देते क्योंकि इनका काम था अरेंज करना, अरेंज करने वाले साइंटिस्ट थे, डिस्कवर वाले नहीं थे। लेकिन इन्होंने बता दिया था कि आने वाले टाइम में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, उनके लिए जगह तक इन्होंने स्पेस तक छोड़ दी, इसलिए ग्रेट है। ये इतने ग्रेट थे कि इनके नाम पे एक एलिमेंट भी बना, मेंडेविलियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 110 या 11
111 होता है, 101 होता है, 111 होता है, 110 होता है, देख लेना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, फिर मैं बता देता हूँ। मेंडेविलियम जिसका सिंबल एमडी होता है, एक एलिमेंट तक इनके ऑनर में रखा गया, समझ लो इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया समझो, इन्होंने क्या किया कि सिमिलर टू न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स 1866 में अपना पीरियोडिक टेबल लाए थे, और इन्होंने सिर्फ 3 साल बाद जाके दैट इज 1869 में अपना पीरियोडिक टेबल लाया। तो इन्होंने क्या किया कि न्यूलैंड्स का जो अच्छी चीजें थी न्यूलैंड्स के पीरियोडिक टेबल में वो ले ली, और जो बुरी उनकी डिमेरिट्स थी उनको हटा दिया। डिमेरिट्स क्या क्या थी अभी जस्ट हमने पढ़ा, एक ही जगह पे दो एलिमेंट थे, उसके अलावा फ्यूचर के लिए कोई प्लान नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उनको क्या किया, फ्यूचर के लिए भी स्पेस छोड़ दिया, साथ ही साथ एक जगह पे जो दो एलिमेंट्स थे उनको भी क्या किया कि अलग अलग कर दिया। उसके अलावा जो सिमिलर एलिमेंट्स थे सबको एक साथ कर दिया, जो डिमेरिट्स थी उस डिमेरिट्स को इन्होंने दूर कर दिया। कैसे किया उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा जानते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एटॉमिक मास के नंबर पे इन्होंने एटॉमिक मास के उस पे इन्होंने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को कर दिया, मतलब कि सजा दिया। जैसे मान लो एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कम, सबसे कम वाला हाइड्रोजन उसको सबसे पहले लिखा, उसके बाद जो आया उसको उसके बाद लिखा, उसके बाद जो आया उसको बाद लिखा, फिर उसके बाद जो आया उसके बाद लिखा, इस तरह से उन्होंने अरेंज कर दिया। अब कैसे किया अरेंज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, देखिए कैसे किया। देखो इन्होंने क्या किया, हमारे मेंडलीव साहब जो थे बहुत ही ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि भाई एक बोर्ड बनाया, बड़ा सा बोर्ड दिख रहा होगा, एक बड़ा सा बोर्ड कर दिया। इस पे इन्होंने क्या किया, उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं ना, आधार कार्ड बना दिया, मान के चलो आधार कार्ड, मतलब छोटे छोटे कार्ड्स, उसमें सारे एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स का नाम लिख दिया, उनकी प्रॉपर्टी लिख दी, उनका एटॉमिक मास लिख दिया, सब कुछ लिख दिया उस छोटे कार्ड पे। बेसिकली एक एलिमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिख, जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हमारे आधार कार्ड में हमारा सारा इंफॉर्मेशन होता है, वैसे ही इस एलिमेंट के बारे में उन्होंने क्या किया कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस एलिमेंट में उन्होंने लिख दी उस कार्ड पे। उस कार्ड को उन्होंने सजाया, ठीक है, उस कार्ड को उन्होंने यहाँ पे सजाया। कैसे सजाया, तो एटॉमिक मास के हिसाब से सजाया। जैसे कि मान लो एक कार्ड है, यहाँ पे लिख दिया, फिर उसके बाद उसकी ज़्यादा कोई एटॉमिक मास वाला उसके आगे वो दूसरा लिख दिया, फिर उससे जो इंक्रीजिंग है वो लिख दिया, ई एफ जी एच। बेसिकली इसमें 8 उन्होंने वर्टेक्स, 8 ऐसे बनाए, ठीक है, मैं डायग्राम बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी, और 7 उन्होंने हॉरिजॉन्टल रॉड्स बनाए, ठीक है, 8 उन्होंने वर्टिकल बनाए और 7 हॉरिजॉन्टल बनाए। तो 8 उन्होंने जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए बी सी डी ई एफ जी एच, बेसिकली 8 उन्होंने बना दिए। अब मान लो कोई एलिमेंट आया जो सिमिलर है ए से अगर मान लो सिमिलर है तो उसको यहां डाल दिया, और अगर मान लो ऊपर वाले सिमिलर नहीं है तो उसके लिए उन्होंने खाली स्पेस छोड़ दिया और आगे बढ़ा दिया सी के पास। फिर से कोई एलिमेंट आता है, वो मान लो कि डी से सिमिलर नहीं है, सी से सिमिलर है, तो उसको फिर इसके नीचे लिख दिया। फिर से कोई एलिमेंट आता है, वो डी से सिमिलर नहीं, ई से सिमिलर है, तो उसको आगे रख दिया, और स्पेस खाली छोड़ दिया। जैसे उनको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोला ही नहीं, बड़े चालाक थे, बड़े चंट से समझ लो, बड़े चालाक। वो बोले कि अगर उनको नहीं आ रहा है, वहां पे स्पेस नहीं दिख रहा है, तो वो उसको छोड़ दिया खाली, कि अगर मान लो कि बी एलिमेंट कोई है, उसके सिमिलर कोई नहीं उसको मिल रहा है, उसको उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ब्लैंक, उन्होंने बोला कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट आएगा इस टाइप का जो कि इस जगह को फिल करेगा, और जाके जाके फ्यूचर में आया और तभी से वो ग्रेट बन गए, इसलिए तो उनको ग्रेट कहा जाता है। उस टाइम उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताया था, एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एलिमेंट्स को याद रखें, कि न्यूलैंड्स के टाइम कितने थे, आपके डेबोनार के टाइम कितने थे, और मेंडलीव के टाइम कितने एलिमेंट थे। क्योंकि मेंडलीव हमारा मतलब कि आज का आखिरी टॉपिक होगा, और इसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ जाता है सीधा, जो आजकल हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके एनसीईआरटी में या देखते हैं वो आ जाएगा। फिर फीचर्स और मेटल नॉन मेटल ये सब हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल मेंडलीव तक जो था ये याद करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं इससे क्वेश्चन, तो ध्यान से समझो कि सबसे पहले डेबोनार के आप लोग 30 याद कर लो, डेबोनार के टाइम 30 एलिमेंट्स आए थे। इसके अलावा 7 का टेबल आप सबको पता ही होगा। तो न्यूलैंड्स के टाइम 7 8 जा 56, और मेंडलीव के टाइम 7 9 जा 63, 56 63, 30 56 63, ठीक है, ऐसे याद कर लो, चीजें आपकी याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसमें मैंने बताया कि 8 वर्टेक्स थे, फिर उसके बाद 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 और काम क्या किया कि बहुत सारे एटॉमिक मास थे जिनका इन्होंने एटॉमिक एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास इन्होंने करेक्ट किया। जैसे कि बेरिलियम का 49.9 था उस टाइम एटॉमिक, जिसको इन्होंने करेक्ट करके 9.01 किया, ठीक है। ये गैप्स वगैरह छोड़ते थे, ये मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगा आपको तो क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारे एलिमेंट्स का ये गैप छोड़ते थे, जैसे कि उन्होंने गैप छोड़ा था स्केडियम, जो कि
इन्होंने गैप, जैसे ईया ब्रोनियम का गैप छोड़ा जो आगे जाके स्केडियम ने फिल किया, फिर उसका ईया गार्डियम के लिए गैप छोड़ा, ऐसे ही नाम दे दिया ईया गार्डियन कि यहाँ पे इस टाइप का एक प्रॉपर्टी, जैसे सिलिकॉन की क्या प्रॉपर्टी होती है, उस सिलिकॉन की प्रॉपर्टी उन्होंने लिख दी, इस प्रॉपर्टी का कोई एलिमेंट होगा जो डिस्कवर होगा और आने वाले टाइम में ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया। वैसे एका सिलिकॉन नाम का इन्होंने एक स्पेस छोड़ दिया, एका सिलिकॉन नाम का इन्होंने एक स्पेस छोड़ा, और क्या बोला, एका सिलिकॉन नाम का स्पेस छोड़ने के बाद क्या बोला कि सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी कि ये प्रॉपर्टी होगी इस एलिमेंट की, ये प्रॉपर्टी होगी, ऐसी होगी, एटॉमिक मास होगा, और आने वाले टाइम में जर्मेनियम नाम का एलिमेंट डिस्कवर हुआ और उसको उस जगह पे फिल किया गया। अब जैसे मैं बताता हूं आप लोग को, डायग्राम देखो क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। डायग्राम से आप लोगों को बेसिकली मैं समझ रहा हूँ, डायग्राम से सारी चीजें क्लियर, इसलिए मैंने डायग्राम भी यहाँ पे फिल किया। तो एनसीईआरटी से मैंने डाल दिया है, मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा आपको। तो एनसीईआरटी तो आप लोग देख ही सकते हो। फिलहाल मैं एक अपना पीरियोडिक टेबल डाल देता हूँ, इससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो ये इमेज को यहाँ कर देता हूँ। हाँ देखो इसमें क्या किया इन्होंने, कि दिख रहा होगा आपको, इन्होंने क्या किया कि देखो सिंपल था, ये जो मैंने पिंक में किया हुआ है, पिंक में जो मैंने डाला हुआ है, ये इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, स्पेस इन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया पिंक वाला, और ब्लू वाला उन्होंने फिल कर दिया। तो बेसिकली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लिथियम लिख दिया, ये सारे बेरेनियम, मैग्नीशियम, ये सब कोबाल्ट, ये सब कर दिया। इस तरह की चीजें उन्होंने फिल कर दी। लेकिन जहां पे उनको समझ में, जैसे अल्युमिनियम, अल्युमिनियम के नीचे क्या होगा, एल्युमिनियम का प्रॉपर्टी वाली चीजें इनको समझ में नहीं आई, तो इन्होंने ये स्पेस को ब्लैंक छोड़ दिया। जो पिंक वाला जो मैंने स्पॉट किया है, ये ब्लैंक छूटा हुआ। बेसिकली इस पिंक वाले पे आगे जाकर के फ्यूचर में जब एलिमेंट डिस्कवर हुए, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, वो ऐसा दौर था जहां पे हर साल एक या एक से अधिक एलिमेंट डिस्कवर होते थे, तो वो सब आकर के इन सब स्पेस पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं और फिर जाके पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो देखो अपने कितने कितने जीनियस थे, उन्होंने ये स्पेस नोबल गैस के लिए छोड़ दिया था, नोबल गैस के लिए ऑलरेडी स्पेस इन्होंने छोड़ दिया था, और यहां पे स्पेस छोड़ दिया था जो कि आगे जाकर के फिल हुआ। सारी प्रॉपर्टीज लिख दी थी, ऐसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आएंगे और आगे जाकर के ये प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं। कई लोग तो उस टाइम इनको जादूगर समझते थे, लेकिन ये उनका मैथ्स था, उनका दिमाग था, जो उन्होंने उस टाइम इस चीज को साइंस और टेक्नोलॉजी से एक प्रेडिक्शन किया था। प्रेडिक्शन बेसिकली एक साइंटिफिक प्रेडिक्शन था। अब ऐसा नहीं था कि सारे इनके प्रेडिक्शन सही हुए, जब हम इनके डेमेरिट्स के बारे में जानेंगे तो सारे प्रेडिक्शन इनके सही नहीं हुए। जैसे ये सब है, ये सब इनके प्रेडिक्शन सही नहीं हुए थे, इन्होंने स्पेस तो छोड़ दिया था लेकिन ये फिल नहीं हुए, उस प्रॉपर्टी से मैच नहीं खाए। तो एक्सेप्शन है इनके, जिसको हम लोग डिमेरिट्स में पढ़ेंगे। तो एक डिमेरिट्स मैंने आपको यही बता दिया कि इन्होंने स्पेस तो छोड़ा था लेकिन सारे स्पेस इनके फिल नहीं हुए थे। तो डिमेरिट्स के बारे में जरा हम लोग जान लेते हैं। ये तो इनके फीचर्स आप लोग सारे होप की समझ रहे होंगे। मेंडलीव्स के फीचर एग्जाम में पूछा जाता है, मेंडलीव्स के फीचर क्या क्या होते हैं। इसके अलावा क्या क्या है, 7 रोज मैंने बता ही दिया, 8 वर्टिकल कॉलम बता ही दिया, और 7 रोज मैंने बता ही दिया, 3 गैप छोड़ा। इसके अलावा इन्होंने फीचर्स, इनका मेरिट्स एक ये भी, इन्होंने नोबल गैस, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि साइड का जो पिंक वाला था, साइड का जो पूरा एक पिंक वाला रॉ था, इस साइड सबसे साइड में नोबल गैस के लिए वो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके लिए स्पेस छोड़ा, फीचर्स बता दिया कि ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज होंगी नोबल गैस की, जो कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में डिस्कवर हुई और ये प्लेस्ड हो गई उस जगह पे, फ्यूचर में जाकर के प्लेस्ड हो गई। तो इस तरह के वो ग्रेट साइंटिस्ट थे। इसके अलावा हम डिमेरिट्स जानते हैं, मेंडलीव्स के डिमेरिट्स क्या क्या थे। तो एक डिमेरिट्स तो हम लोगों ने ऊपर ही डिस्कस कर लिया था, अभी कुछ देर पहले ही हमने डायग्राम में डिस्कस कर लिया था कि सारे जो उनके स्पेस थे वो फिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। उन्होंने क्या किया था कि एटॉमिक, जब हम एटॉमिक मास लेते हैं तो हम हर एटॉम का एक आइसोटोप्स भी होता है, आप सबने क्लास 9 में पढ़ ही रखा होगा। जैसे हाइड्रोजन का मैंने एग्जांपल लेता हूँ, प्लूटोनियम, डेकोएरियम और ट्रेनियम, 3 आइसोटोप्स होते हैं सब, जैसे 1 2 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। तो इमेजिन करो कि हाइड्रोजन, जैसे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है, तो उसके बाद 2 वाला कौन सा, 2 वाला फिर से हाइड्रोजन हो जाएगा, 3 वाला फिर से हाइड्रोजन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। हाइड्रोजन के ही 3 है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनके कई कई आइसोटोप्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीजें क्या हो रही थी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, थोड़ा सा एक कॉन्ट्रोवर्शियल था कि आप पीरियोडिक टेबल पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप पीरियोडिक टेबल पे तो सजा रहे हो, लेकिन आइसोटोप्स तो बहुत सारे एलिमेंट्स के होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। फिर क्या होगा कि हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन दो दोगे तो फिर तो भेड़िया गलत हो जाएगा पीरियोडिक टेबल का। तो इनके डिमेरिट्स था। ठीक, डिमेरिट्स में आप इसको लिख सकते हो। दूसरा डिमेरिट कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के नीचे मैं आपको दिखाई देता हूं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो उस अनसर्टेन था, यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन सही नहीं था। हालांकि आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी समस्या है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, जैसे देखो ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या मेटल्स है। तो हाइड्रोजन का जो सीरीज था वो नॉन मेटल था, जबकि इसको मेटल के साथ रखा गया था। हालांकि आज के भी पीरियोडिक टेबल में ये डिमेरिट्स है।
ठीक है, आज की पीरियड टेबल में डिमेरिट्स, आप बोलोगे सर आज क्यों नहीं फिर ठीक करते हैं, तो केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन, हाइड्रोजन एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। जो चीज़ें हमें नहीं डिस्कवर कर पाते उसको हम एक्सेप्शन मान लेते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो थी वो डिस्कवर नहीं थी। इसके अलावा रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन, और कुछ एटॉमिक एलिमेंट के रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास से कुछ एलिमेंट्स के वो डिस्कवर एक्सप्लेन नहीं किए गए थे। और बहुत सारे जो एम्प्टी स्पेस थे, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाया था, वो फिल नहीं हुए थे। सिर्फ ये 3 फिल हो गए, नोबल गैस फिल हो गए, बाकी के जो उन्होंने पिंक से दिए थे एम्प्टी स्पेस वो फिल नहीं हुए थे। जो उन्होंने प्रॉपर्टी और फीचर्स बताए थे वो प्रॉपर्टी और फीचर्स नहीं हुए थे, तो ये उनके डिमेरिट्स हो गए। ठीक, तो ये थी उनकी डिमेरिट्स। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, डेबोनार के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया, मेरिट डिमेरिट के बारे में पढ़ लिया, हमने न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ लिया, उसके ऑक्टेव के बारे में पढ़ लिया, फीचर्स और मेरिट डिमेरिट के बारे में पढ़ लिया, हमने मेंडलीव्स के बारे में फीचर्स पढ़ लिया, मेंडलीव पीरियड टेबल के क्या फीचर्स थे, उसके मेरिट और डिमेरिट्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग जानेंगे मॉडर्न पीरियड टेबल, यानी कि मॉडर्न पीरियड टेबल जो आज हम देखते हैं उसका रास्ता इतना आसान नहीं था। वहां तक पहुंचने में कार्य देखा जाए तो बहुत सारे बलिदान दिए गए। बलिदान इन टर्म्स हो कि बहुत सारी मेहनत थी, ठीक है, हमारे साइंटिस्ट की बहुत सारी मेहनत थी, फिर जाके हमें मॉडर्न पीरियड टेबल मिला है। तो इसको इंपॉर्टेंस को एटलीस्ट साइंटिस्ट के लिए, इन साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट के लिए मैं होप करूंगा कि आप लोग सारे इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ें। और मैं बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ कि चीज़ को बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की, ताकि आप लोग की चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपके कुछ सवाल हो तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।